ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, वो इस तरह से हमें सिचुएशन दे रखी है। सपोज अपने पास यहाँ पर एक ना रिंग है और रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, रेडियस इसका आर है, इसके ऊपर है चार्ज प्लस क्यू, मतलब इस तरह से प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और रिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन है। हमने पहले भी इसको सॉल्व किया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस तरह से पड़ी है। एंड यहाँ से ना एक डिस्टेंस है दैट इज √3r। इस डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बताना ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ दूँ ना, तो वो डेफिनेटली इधर रन करके आएगा, वो इधर भागता हुआ आएगा, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये नहीं हिल रही, तो ये जैसे इधर दौड़ के आएगा, तो मैं बताना जब ये यहाँ पहुंच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें निकालना कैसे है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा कर निकाल लेंगे इसको। ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, दोनों को इक्वल कर देंगे। जहाँ बस सही फंडामेंटल हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन जो इसके ऊपर हुआ है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके ऊपर टोटल वर्क डन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, फिर यहाँ पे कितनी थी, फिर चेंज कितना था, है ना। तो उससे हमारे पास वर्क डन आएगा। तो हम देखते हैं पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यू आई, उसको मैं यू आई लिख देते हैं, मतलब जब ये यहाँ था तो इनिशियल हो गया, यहाँ जब यहाँ पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी इसको, ठीक है। तो यू आई कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी आई लिख देते हैं। तो चार्ज तो उसके ऊपर कितना है, ई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो इसकी वजह से होगा ना, ये जो रिंग है इसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट के ऊपर, वो फॉर्मूला में पता है। वो फॉर्मूला होता है, हमने ड्राइव भी किया हुआ है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। तो r कितना है, r रेडियस होता है, प्लस x कितना होता है, x यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो तो √3r है, √3r। ये पीछे तुम देख सकते हो, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको ड्राइव किया था। तो ये आ जाएगा इसका रूट, ये आएगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमने यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिव भरेंगे, ये तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये निकलाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू करनी है ना वो विद साइन करनी है। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जब पोटेंशियल निकालते हैं तो विद साइन भरते हैं हम। ओके, तो फिर साइन भरेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एंड इसको सॉल्व करें आगे, तो माइनस यहाँ से आ गया, के की वैल्यू कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व किया तो नीचे आ गया r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर इट्स रूट। आगे हम इसको लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, तो नीचे लिखो इसको, तो लिखेंगे तो कितना आ गया, माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको सॉल्व करके 2r आने वाला है, जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2r। तो फिर अपने पास में निकल के आएगा रेट का माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये आ गया अपने पास यू इनिशियल, कि पहले जब वो यहाँ पर था तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब यहाँ पहुंचेगा तब क्या होगा इसका, तो उसको हम निकाल लेते हैं, उसको ऊपर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जब u फाइनल हो जाएगा, यहाँ पहुंच गया, तो देन दैट इज इक्वल टू अगेन q इनटू v फाइनल। तो q कितना है, e है माइनस e, एंड v का पोटेंशियल कितना हुआ यहाँ पर, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x। तो x तो होता है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो पॉइंट तो यही है, तो x इस केस में 0 हो गया, तो वो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर इट्स रूट। ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है, 0 होने वाला है इस केस में। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो e k की वैल्यू फिर डाल देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q रह गया ऊपर और यहाँ से रह जाएगा r, तो ये आ गया u फाइनल, दिस वैल्यू इज u फाइनल। तो u इनिशियल एंड u फाइनल हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
तो u इनिशियल हमने पता है, हमने अभी निकाली थी इसको, इसकी वैल्यू थी माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ऑफ, ये माइनस आर ये लगाया हमने, इनिशियल थी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अभी हमने कैलकुलेट किए हैं दोनों वैल्यूज। इसके बाद यहां से इसको सॉल्व करें तो हम कितना लिख पाएंगे, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, तो माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो हाफ आ गया, मतलब ये आ गया माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाय हाफ आ जाएगा इसका, और ये 8 हो जाएगा फिर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये चेंज हमारे पास इतना निकल के आने वाला है, ये वाली जो वैल्यू, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस, यहाँ पे उसका चेंज आ गया है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, देखो एक्सटर्नल वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन हमने तो इस केस के अंदर जो ये वाला चार्ज था इसके ऊपर, जो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा था इस चार्ज के ऊपर, वो निकालना था, मतलब इंटरनल। ऐसा थोड़ी ना है कि हम वो वर्क डन निकाल रहे हैं जो हमने किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके ऊपर किया है, हमें तो वो वर्क डन निकालना है जो ये वाला इसके ऊपर कर रहा है, तो वो तो इंटरनल फोर्सेस है ये जो चार्जेस की वजह से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का नेगेटिव, क्योंकि दिस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक, वर्क डन जो इलेक्ट्रिक हो जाएगा इंटरनल, को नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर मैं सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो वो एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है, उसका नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रिक, मतलब इंटरनल। इसका नेगेटिव लिखेंगे तो अपने पास आंसर ये आने वाला है, जैसे ये वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे, हम यहाँ पे जैसे भरी जाएगी तो आंसर आ जाएगा ई क्यू डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाना है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अपने पास वर्क डन आ गया। तो वर्क डन हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, E Q divided by 8 pi epsilon naught R, this is equal to the half m into v square। अगर मान लो मास हमने इसका m सपोज कर लिया था, तो वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर होगी v, वहां पर तो हमने इसको छोड़ा था तो वहां पे तो 0 होगी, तो यहाँ से v आ जाएगा बेसिकली। तो v जैसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो v अपने पास कितना निकल के आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, और अपने पास आने वाला है E Q डिवाइडेड बाय 2 पाई 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और m भी आना है नीचे m भी आना है, इसका रूट सारे का, ये आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वो यहाँ पहुंचने वाला होगा तो उसके पास इतनी वेलोसिटी होगी, ओके, वहां से जब यहाँ पहुंचेगा तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। या हम अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव मतलब एक और मेथड से हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी है ना, उसको इक्वल टू यहाँ पर टोटल एनर्जी के इक्वल कर दो, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी दी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है हमने निकाली है, तो जिसको हमने फाइनल लिखा था, दैट इज द E Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ जाएगी यहाँ पर टोटल एनर्जी इक्वल टू जितनी वहां पर एनर्जी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सिर्फ पोटेंशियल है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस E Q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास v निकाल के इतना ही आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से v निकालेंगे तो फिर से हम लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर लिख लेंगे, तो E Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस E Q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से ये बन के हमें पता है हाफ बन जाना है, तो यहाँ से आना है 8 E Q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये यहाँ से जब बनेगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये इसका आधा है, दिस इज हाफ ऑफ दिस वन, सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, मतलब 4 की जगह पे फिर 8 आ जाएगा, है ना। जिसको एलसीएम लेके जैसे भी करना है करके देख लेना, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ रह जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, फिर से वही बात है, ये 4 बन जाएगा, और v जैसे निकालेंगे तो वो कितना आना है, m ने नीचे चले जाना है, E Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर इंटू एम इसका रूट, ये आ जाएगा भाई जो यहाँ पे आ रहा है सेम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो वैसे तो बिल्कुल ये कोई भी कहेगा कि ये तो बिल्कुल इजी है इसको ऐसे लगाना, है ना, लेकिन ये लगाते हुए ना कई बार गलती हो जाती है। ओके, वो गलती देखो इस वजह से होती है क्योंकि हम जब भी ये लगाते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम हमेशा एनर्जी में इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी लिखते हैं। इस तरह से हमेशा इक्वेशन लिखी जाती है, एक साइड पर हम इक्वेशन के जैसे इंक्रीज लिखेंगे, एक साइड पर डिक्रीज। यहाँ पर तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ। तो अगर हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज, तो फिर कभी गलती नहीं होती। लेकिन देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने जितनी एनर्जी यहाँ पर थी उतनी हमने यहाँ पे लिख दी है, तो वो तो ठीक है, एनर्जी तो सेम होएगी। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में इस तरह से लगाने समय ना हमारे हमसे गलती हो जाती है। ओके, तो क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि एनर्जी इंक्रीज इज इक्वल टू एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम उस मेथड से सोचे तो कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो उस मेथड से अगर हम सोचे तो बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम ही है कि इंक्रीज एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज। यहाँ पर भी अगर हम देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को पहले इधर लिख लेता, तो फिर अगर मैं इसको इधर लिखता, मतलब ये वाली जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है, दिस इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जितने से कम हुई है ना, जहाँ बड़ी है जितने से, तो उतने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वे में इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो फिर आंसर हमारे पास सही निकल के आएगा। तो मतलब इसलिए हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाना एक सेफ रहता होता है हमेशा। ओके, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत वाली बात नहीं है अगर हम ध्यान से इस वाली टेक्निक को लगाएं कि एनर्जी जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर लिख दें। थोड़ा सा अगर हम समझ के लिखें तो इससे भी फिर गलती होने के चांस नहीं है। आगे हमने ना इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि दो अपने पास ना बॉल्स हैं सपोज। ओके, एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे है, इसका मास सपोज है m, और एक बॉल और है हमारे पास जो इससे ना इनफाइनाइट दूरी के ऊपर है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो डिस्टेंस पहले कितना है इंफिनिटी, इसका मास भी है m, इस पे चार्ज q1 ले लेते हैं, इस पे चार्ज सपोज हम q2 ले लेते हैं। इस तरह से है अपने पास। ओके, हमने किया क्या है कि इस वाली बॉल को ना एक वेलोसिटी दे दी है v0, इस डायरेक्शन में इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है। तो होगा क्या, अब ये वाली बॉल इधर आएगी, जैसे ये इधर आएगी तो इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये चार्ज चलना शुरू हो जाएगा, तो ये चार्ज भी मूव करना शुरू हो जाएगा। हमने क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इस और उस वाले चार्ज के बीच में, मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ये वाला इससे कितने मिनिमम डिस्टेंस तक आ जाएगा। ऐसा होगा ना कि पहले ये वाला चार्ज इधर आएगा और ये वाला चार्ज चलना स्टार्ट कर देगा, एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये वाला चार्ज दूर मूव करना शुरू हो जाएगा और ये वाला चार्ज जो पीछे वाला था, ये वाला इसकी स्पीड स्लो होने लग जाएगी। तो हमें बेसिकली वो डिस्टेंस बताना है जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, क्योंकि उसके बाद डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाना है। तो उसको हम देखो कैसे बता पाएंगे, हमें करना क्या पड़ेगा, वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। हम मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पर ये वाला चार्ज जब यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला जो मास था, तो इसकी वेलोसिटी होगी v, और ये वाला तब आगे पहुंच गया था यहाँ पर, और मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में था दैट इज r0। तो r0 हमने बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में r0 था, उस समय इसकी वेलोसिटी v थी, तो उस समय इसकी भी वेलोसिटी v ही होगी जिसके ऊपर चार्ज q2 है, इसके ऊपर चार्ज q1 है। वेलोसिटी दोनों की सेम होएगी, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम होएगी ना तभी तो उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होएगा। अगर अलग अलग होती तो फिर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा होता ना, तो मतलब ये होता फिर अगर अलग अलग होती, फिर जहां इसका मतलब था जहां तो दोनों एक दूसरे को नजदीक आ रहे होते, जहां एक दूसरे से दोनों दूर जा रहे होते। ओके, अगर वेलोसिटी अलग अलग होती, अगर सेम जब हो जाएगी जिस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। ओके, तो हमने यही निकालना है, तो हमने अज्यूम कर लिया तब वेलोसिटी v है उस समय। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएंगे, तो अगर हम सिंपल मेथड से लगाना चाहते हैं ना, जैसे हमने पीछे लगाया था, तो
तो हम यही कहेंगे कि सिंपली अगर वी कैन अप्लाई कि पहले एनर्जी कितनी थी सिस्टम की जब ये इनफाइनाइट दूरी पर थे, सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो वी विल राइट हियर हाफ m इनटू v नॉट स्क्वायर इनिशियल एनर्जी, ये इक्वल टू होएगी जितनी फाइनल हो जाएगी। तो फाइनल कितनी हो जाएगी जब ये r नॉट डिस्टेंस पे आ गई, तो जब ये r नॉट पे आ जाएंगे तब इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होएगी दैट इज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r नॉट, इतनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, k q by r होता है उसका रिजल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी इनके पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर और उसके पास भी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर एंड उसके पास, क्योंकि मास भी सेम ही हमने लिया है, तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। तो ओके, तो इसको देखो हम, अब ये बात है कि हो क्या रहा है प्रोसेस में, हो ये रहा है कि पहले सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है प्लस इनकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कुछ डिक्रीज होकर पोटेंशियल में चलेगी, बाकी जो बची थी वो काइनेटिक में रह गई है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस एनर्जी में इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना। तो मतलब ये है कि ये वाली अगर सिचुएशन, ये वाली जो एनर्जी है ना काइनेटिक, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लिखूं और इसमें से माइनस करूं, मतलब इस तरह से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड लिख दूं माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द k q1 q2 डिवाइडेड बाय r नॉट। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो अब मैंने क्या इक्वेशन लिखी है, मैंने वही इक्वेशन लिखी है कि डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, है ना। ये एनर्जी का इधर इंक्रीज लिखा हुआ है और ये वाली टर्म मैंने एनर्जी का डिक्रीज लिखा हुआ है, तो अब ये ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा ना तो ये गलत नहीं होगा। तो मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन ने, अगर हमने इस टाइप की इक्वेशन दे दी है तो मतलब हम ठीक तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। कई बार होता है क्या कि हम इसको इस तरह से लगा तो देते हैं, लेकिन उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते कि एनर्जी में डिक्रीज है दैट इज इक्वल टू इंक्रीज, इस तरह से नहीं लिख पाते वो हम इसको। ओके, तो इस वजह से उसको आंसर कई बार हमारे पास गलत निकल के आ जाता है। तो मतलब लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे ये चल जाता है। ओके, वो कोई रेयर केस होता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका फिर अल्टरनेटिव यही है, इसमें ऐसे पंगे में डरने की जगह पर तुम हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ऑलवेज, है ना। तो उससे कभी गलती होने का चांस नहीं है अगर वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से दिस वन इज आल्सो गुड। इसको हम तुम सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा कितना आ जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इधर कितना आ गया माइनस हाफ वी स्क्वायर, और ये आ गया k q1 q2 डिवाइडेड बाय r नॉट। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, v वेरिएबल है r नॉट भी वेरिएबल है, तो ऐसे तो निकालना नहीं है इक्वेशन से दोनों। तो अब हमने इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, इन सेकंड इक्वेशन वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर मैं इसको और इसको दोनों को सिस्टम ले लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, ये वाला इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था, ये इसके ऊपर लगा रहा था, इंटरनल थी, एक्सटर्नल लग नहीं रही, तो दोनों को सिस्टम ले लेंगे तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले मोमेंटम कितना था, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो सिस्टम का पहले मोमेंटम कितना था, m इंटू वी नॉट, सिर्फ इसी के पास मोमेंटम था, इसका तो जीरो था वेलोसिटी। बाद में क्या हुआ, बाद में इसका कितना मोमेंटम आ गया, इक्वल टू m इंटू वी प्लस उसका भी मोमेंटम m इंटू वी आ गया। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया, m से जो कॉमन निकल के कट जाना है, तो v नॉट इज इक्वल टू 2v। एक बार लिख लेते हैं m, यहाँ पे 2m भी आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर वहां लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से जैसे लिखेंगे तो v नॉट अपने पास कितना आ गया, 2 इंटू वी, वी नॉट 2 इंटू वी आ जाएगा। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू द वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो v जो सेकंड में है वो फर्स्ट में कर देंगे यहाँ पर, तो पुटिंग वी विल राइट पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को जैसे फर्स्ट में कर देंगे तो यहाँ से तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही है, मतलब एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस एम वी की जगह पर ये आ गया वी नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर, एंड ये क्वांटिटी ऐसे की ऐसी है इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r नॉट।
आर नॉट निकालना टारगेट है। तो जैसे यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 आने वाला है, v नॉट स्क्वायर बाय 4, ये 2 है, तो फिर आधे में से वो आधा है उसका, तो 1/4 बन जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली तुम करके देख लेना, v नॉट स्क्वायर बाय 4 आने वाला है, इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r नॉट। इसको सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद r नॉट निकालना है, r नॉट को इधर लिख लो, r नॉट इधर लिख लिया, ये टर्म उधर ले जाओ, k q1 q2 4 भी आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे अपने पास आ जाना है m v नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो r नॉट इतना होगा, मतलब वो कम से कम इतने डिस्टेंस तक जाएंगे जितना हमने निकाला है। इसके बाद वो ज्यादा, इसके बाद वो दूर होने लग जाएंगे, इसके बाद वो पास नहीं आ सकते, इसके बाद उनके बीच में सेपरेशन क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये अपने पास इस तरह से आंसर निकल के आ जाएगा। आगे ना हमारे पास एक डिस्क है, इस तरह से हम उसको बना रहे हैं, और इस डिस्क के ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है ना, प्लस चार्ज इस डिस्क के ऊपर दे रखा है, इस तरह से प्लस चार्ज है। इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि r है। डिस्क हमारे पास इस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह जैसे मेरा हाथ है। तो इसके केस में उसने बोला है कि हम यहाँ पर एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं जिसका मास m है, चार्ज q है h हाइट से, हाइट h से इस पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि h की क्या वैल्यू हो ताकि ये वाला जो पार्टिकल है ये यस सेंटर तक पहुंचे, सिर्फ सेंटर तक पहुंच पाए, h की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसमें ऐसा हुआ ना, क्योंकि इसका चार्ज कुछ है तो इस पे भी कुछ चार्ज है, सपोज कर लेते हैं कि इसकी चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा। तो जैसे इस पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो ये वाला जो प्लस चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब यहाँ रुक जाएगा। तो हमने वो एच बताना है जिस एच पर ये सेंटर पे आकर रुक जाए, मतलब ये निकालना है। क्योंकि हो सकता है ना अगर उससे ज्यादा एच से मैं रिलीज करूं, जिस एच पे जो सेंटर पे आके रुक रहा है उससे ज्यादा पे अगर रिलीज करूं तो ये सेंटर से आगे निकल जाएगा, उससे कम पे अगर रिलीज करूं तो ये सेंटर से पहले रुक जाएगा। तो बेसिकली में वो एच बताना है यहाँ जिस पे ये बिल्कुल सेंटर पर पहुंच जाए, है ना। तो हम इसमें करेंगे, देखो क्या, हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाएंगे, है ना। एक बार यहाँ पर जितनी एनर्जी है इस पार्टिकल के पास, मतलब इस सिस्टम की कह सकते हैं हम, जितनी एनर्जी यहाँ पर है सेम जब ये सेंटर पर पहुंच जाएगा तब कितनी एनर्जी होगी, वो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो वहां से हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी। एक चीज इसके अंदर तुम्हें और दे रखी है, Q बाई m की वैल्यू, इस पार्टिकल के चार्ज डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू ये दे रखी है हमें 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये एक वैल्यू दे रखी है हमें। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले इसकी एनर्जी लिखेंगे। तो इसके पास m पार्टिकल का जो मास है इसके पास यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज द mgh, दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो हमने लिखी है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। एक ये जो डिस्क है इसकी वजह से इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, हमने इसको निकाला भी था पिछले जब डेरिवेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी किसी पॉइंट पर जिसकी वजह से पोटेंशियल भी निकाला था पोटेंशियल वाले टॉपिक में। तो इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल है तो चार्ज भी है यहाँ पर कुछ उस पॉइंट पे, तो इस चार्ज में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हम इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू द, प्लस का साइन है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज द प्लस, तो दैट इज इक्वल टू द सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है, x होता है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो h है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर रहे हैं, सेंटर से उसका डिस्टेंस h है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट माइनस h, ये वैल्यू होती है अपने पास। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज द पोटेंशियल, इसको हम क्या करेंगे चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके चार्ज से। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने निकाला, ये पोटेंशियल आ गया, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई इस पॉइंट के ऊपर जो भी इस चार्ज पार्टिकल की थी, है ना। मतलब पूरे सिस्टम की हम कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी आ गई है जब ये स्टेट में था। अब जब ये पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएगा तब हम क्या लिखेंगे, तब भी एनर्जी इतनी होगी जितनी पहले थी सिस्टम की, तो बस तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, जिस पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट तो जीरो होगी, तो ये तो आनी नहीं है टर्म, पोटेंशियल तो जीरो होगी, बचेगी सिर्फ यही जो हमारे पास डिस पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ने जीरो हो जाना है, तो
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एच की जगह पर हम क्या लिख देंगे 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई है, तो एच जैसे 0 आएगा तो सिर्फ आर बचेगा यहाँ पर, एंड क्या तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसका चार्ज q था। तो ये हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर q बाय m की वैल्यू को ये यूज करना है। तो हमें इसके लिए यूज कैसे करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड अगर m से डिवाइड करें तो यहाँ पर gh आ जाएगा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ये q को हम आगे लिख रहे हैं तो q को यहाँ लिख दिया, आगे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h, इसका रूट इज इक्वल टू सिग्मा r q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इन डिवाइडेड बाय m। यहाँ पर m भी आ जाएगा, दोनों साइड m से डिवाइड किया। अब हम q बाय m की वैल्यू डाल देंगे वो जो हमने वहां पर लिख रखी है। तो कितना आ जाएगा, gh प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, q बाय m की जगह पे आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा, और बाकी टर्म ऐसे की ऐसी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट माइनस h इज इक्वल टू, इसकी जगह पर फिर वो आएगा बाकी टर्म वैसे ही डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही सिग्मा बाय q बाय m की जगह पर 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहां तक अपने पास ये आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 2 रह गया, सिग्मा सिग्मा से चला जाएगा, इधर भी ऐसे ही सिग्मा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसके बाद जो बनेगा अपने पास वो gh प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2g, बाकी टर्म ऐसे ही ऐसी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2gr। यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2gr। इसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास ये gh तो ऐसे कैसे लिखा गया, प्लस 2g अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस 2gh, दिस इज इक्वल टू 2gr। फिर ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे, gh स्क्वायर माइनस 2gh को, तो जो अपने पास बनेगा दैट इज 2g, ये टर्म ऐसे की ऐसी आएगी, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट माइनस gh, इन दोनों को सॉल्व करके अपने पास माइनस gh आने वाला है, और राइट साइड पे आ जाना है 2gr। तो प्रोसीड करने के बाद यहां तक अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ऊपर रेज करने के बाद। तो अब इसमें करना क्या है हमने कि gh को इस साइड ले लेंगे, gh को उस साइड लिखेंगे तो अपने पास जो आएगा लेफ्ट साइड पे तो 2g और है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, एंड राइट साइड पे अपने पास आ जाएगा 2gr प्लस gh। g कॉमन निकाल लेंगे दोनों साइड से, इधर से कॉमन आएगा और इधर से g से कट जाएगा, तो अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 2r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, जो जहां पर g है वो कैंसिल होएगा, एक बार लिख देते हैं चलो इसको, यहाँ पे g बाहर आ जाएगा तो 2r प्लस h, तो g से g कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज 2r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2r प्लस h, ये आ जाएगा। इसको प्रोसीड करने के बाद यहां तक हमारे पास ये पहुंच जाएगा। फिर हमने क्या करना है, दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से अगर स्केयर करेंगे तो इधर आ गया अपने पास 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इधर आने वाला है अपने पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 4rh, 4rh, इधर भी होल स्क्वायर बोल दिया हमने इसको, तो ये अपने पास आ गया। फिर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4r स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4rh, जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देंगे, 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया, h स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले लो तो ये 4h स्क्वायर है, इधर माइनस h स्क्वायर आ जाएगा तो 4rh, ये नीचे जो पहले का लिखा था इसको इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद अपने पास कितना आना है 3h स्क्वायर, और इधर आ गया 4rh। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब h से h कैंसिल हो जाएगा, मतलब जहां तो इसको सोल्यूशन हो सकता है कि h इज इक्वल टू 0, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया अगर हम h की वैल्यू 0 मान लें। मतलब मेरा कहने का है कि इसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 4rh इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब h को हम कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन आ गया तो 3h माइनस 4r इक्वल टू 0।
इसको ऊपर हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब है जहां तो h 0 होगा या अपने पास ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। तो h अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि h 0 का मतलब क्या है कि वो किसी हाइट पर हमने रखा नहीं है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही खत्म होगी। तो ये तो हो नहीं सकता h इक्वल टू 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो जैसे इसको 0 करेंगे हम तो वी कैन राइट के 3h माइनस 4r इक्वल टू 0। तो h यहाँ से कितना आ गया 4r डिवाइडेड बाय 3। तो ये हाइट आ जाएगी अपने पास। h की वैल्यू कितनी आने वाली है 4r डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इतना h होगा तो वो यस्ट छोड़ने के बाद सेंटर तक पहुंच पाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा ना पहले रुकेगा, सेंटर तक यस्ट पहुंच पाएगा फॉर h इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 3। आगे हमारे पास ना कॉन्सेंट्रिक शेल दे रखी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक है, समझने लायक है ये क्वेश्चन। इस तरह से हमारे पास दो कंसेंट्रिक शेल है। सपोज एक हमने ये बनाई है और एक इसके अंदर ऐसे बना दी हमने, सेंटर सेम है दोनों शेल्स का। तो दो कंसेंट्रिक शेल है, इसका पोटेंशियल जो है ना उसने बोल रखा है कि इस वाली शेल का पोटेंशियल है VA और इस वाली शेल का पोटेंशियल है VB। इनिशियल ये हमें स्टेट दे रखी है कि VA VB पोटेंशियल है दोनों कंसेंट्रिक शेल का। रेडियस हम कुछ मान लेते हैं कि सपोज इसका रेडियस है सपोज r है, या a भी कंसीडर कर लेते हैं। इसका रेडियस सपोज a है, इसका b। इस तरह से उसने क्या बोला है, इस स्टेज के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली को ग्राउंड कर रहे हैं। ये वाली शेल थी ना सेकंड वाली, इसको हमने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया। तो जैसे हम इसको ग्राउंड करेंगे तो हमें बताना है अब a का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ये वाली जो थी पहली वाली शेल थी a रेडियस की, उसका पोटेंशियल अब कितना आ जाएगा। पहले तो इसका VA था, इसका VB था, जब ये कनेक्ट नहीं थे तो कनेक्ट करने के बाद अब कितना हो जाएगा इसका। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पे पहले चार्ज अज्यूम करते हैं। हम मान लेते हैं कि इस वाली शेल के ऊपर जो चार्ज था VA है और इस वाली शेल के ऊपर VB चार्ज है। इस पे VA चार्ज था, इस पे VB, पहले जब ये कनेक्ट नहीं था। अब हम VA एंड VB की वैल्यू लिखेंगे। अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इसको हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, उस समय चार्ज कितना था VA एंड VB था। अब हम VA QA एंड QB था, चार्ज जो था हमारे पास, एंड हम VA एंड VB की अब वैल्यू लिखेंगे कि क्या आएगी। तो VA की वैल्यू अगर हम लिखें तो VA हम कितना लिख पाएंगे, वी कैन राइट VA। तो VA जो पोटेंशियल होगा इस शेल के ऊपर वो इसके अपने चार्ज की वजह से होगा और उसका कितना होगा पोटेंशियल, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय A, KQA डिवाइडेड बाय A, क्योंकि अपने पॉइंट्स के लिए इसने पॉइंट चार्ज मेजर करना है। और इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले इस चार्ज की वजह से इसी पे पोटेंशियल देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा KQB डिवाइडेड बाय B, उतना इसके ऊपर होगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा KQB डिवाइडेड बाय B। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा इस वाले के ऊपर। और इस वाले के ऊपर VB कितना आएगा, तो VB भी हम देख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट होगी। तो VB अगर हम देखें तो VB वी कैन राइट इसकी वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQA डिवाइडेड बाय B, रेडियस B है तो आएगा KQA डिवाइडेड बाय B प्लस, क्योंकि पॉइंट चार्ज मेजर करना है ना इसमें, इस शेल के बाहर है ये वाली शेल इस शेल के बाहर है तो इसने पॉइंट चार्ज मेजर करना है। तो ये आ गया अपने पास। उसके बाद अपने चार्ज की वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा वो तो यही टर्म वाली है KQB डिवाइडेड बाय B। तो ये अपने पास आ गया VB की वैल्यू। तो VA VB हमने निकाल लिया था जब सपोज ये कनेक्ट नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कनेक्ट हम करेंगे तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल है ये अपने पास 0 होने वाला है। तो दिस विल बिकम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद। तो अब हम यहाँ से जो देखेंगे कि QA एंड QB में क्या रिलेशन आ रहा है, तो K बाई B तो कॉमन आ गया, फिर अंदर रह गया है QA प्लस QB। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे तो मेरे पास आ रहा है QA इज इक्वल टू माइनस QB, ये आ रहा है मेरे पास। QA एंड QB में क्या रिलेशन आ रहा है, ये QA माइनस QB के इक्वल है। बस इसी रिलेशन को हम ऊपर यूज कर लेंगे यहाँ पर और देख लेंगे कि मेरे पास VA की वैल्यू कितनी आएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा, पुटिंग दिस इन 1, पुटिंग अबव इन इक्वेशन 1, तो पहले में भर देंगे तो VA कितना आ गया, K तो कॉमन निकालो, चाहे K को कॉमन निकाल लिया हमने,
क्यू ए की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, या क्यू बी की जगह पर माइनस क्यू ए लिख देंगे। अभी क्यू ए रहने को यहाँ पर क्यू ए डिवाइडेड बाई ए, एंड क्यू बी की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस क्यू ए, तो माइनस क्यू ए डिवाइडेड बाई बी, इस तरह से। तो वी ए अपने पास जो आ जाएगा, इसको अगर दोबारा से लिखें तो के डिवाइडेड बाई ए क्यू ए माइनस क्यू बी, दिस इज ए नॉट दिस इज आल्सो ए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, के क्यू ए भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्यू ए को भी कॉमन निकाल लेंगे। अंदर कितना रह गया है, ये ए बाहर नहीं आना, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ये आ जाएगा। क्यू बी की जगह पे माइनस क्यू डालने के बाद हाँ ये रिलेशन अपने पास आ जाएगा कि पोटेंशियल वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल वी ए। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये, तो इसको हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये अपने पास तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा था कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो उसके अंदर ये कोई ऑप्शन नहीं दे रखी थी। जो ऑप्शन थी उसमें ऑप्शन ये थी तुम्हारे पास कि जो पोटेंशियल ऑफ इनर वाला हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कि वी ए हो जाएगा, कि वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, कि वी बी हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों में से इसमें तो कोई मैच नहीं कर रही, तो हम मैच करवाएंगे, ये थर्ड वाली मैच होएगी इसके साथ। तो वो कैसे हो जाएगी मैच, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो वी अपने पास जो ये आ रहा है हमारे पास, ये जो आंसर वी ए का, ये कैसे निकल सकता है, हम क्या करेंगे कि वी ए माइनस वी बी करके देखें तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी करके देखें। इसको हम वी कैन असाइन इट अ न्यू वैल्यू वी ए डैश। अब इसको वी ए डैश लिख लेते हैं, क्योंकि वी ए तो तब था जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, उस समय हमने इसका पोटेंशियल वी ए लिखा है। जब कनेक्ट कर देंगे तब हमारे पास ये रिलेशन आ गया ना, तभी तो पोटेंशियल 0 होगा वी बी का, तो ये रिलेशन तब आ रहा है। तो उसके बाद जब ये वैल्यू यहाँ पर डाली जाएगी तो फिर इसकी नया पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ और नाम देना चाहिए वी ए डैश। तो वी ए डैश हमारे पास कितना आ गया, 4, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो मैं वी ए माइनस वी बी करूंगा, अगर तो वी ए माइनस वी बी करके देखें तो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो जैसे ही करेंगे यहीं से हम देख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी करते समय अपने पास ये जो क्वांटिटी है इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। दिस वन के क्यू बी डिवाइडेड बाय बी और के क्यू बी डिवाइडेड बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी माइनस करने में, सिर्फ इसमें से ये माइनस होगा। मतलब हमारे पास जो आएगा दैट इज के कॉमन निकाल लेंगे, एंड क्यू ए डिवाइडेड बाय ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय क्यू ए, अगेन दिस इज क्यू ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो इसमें से भी तुम क्यू ए कॉमन ले सकते हो, तो मतलब वी ए माइनस वी बी हम कितना लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय ए क्यू ए माइनस ए हम कॉमन लेंगे यहाँ से, क्यू ए कॉमन लेंगे 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, ये आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये तो वही है जो हमने वी ए डैश निकाला। तो मतलब अपने पास दिस इज द वी ए डैश, तो ये वी ए डैश आ गया, तो दिस इज द वी ए माइनस वी बी, ये आ जाएगा अपने पास वी ए डैश। वी ए डैश क्या था, इस अंदर वाली का पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद, पहले क्या था कनेक्ट करने से पहले वी ए था, पहले वी ए एंड वी बी था इनका पोटेंशियल, जब हमने कनेक्ट नहीं किया था। कनेक्ट करने के बाद वी बी तो 0 हो गया, इसको तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, एंड जो वी ए था वो कितना हो गया है, दैट इज वी ए डैश। तो वो वी ए डैश कितना निकल के आ रहा है, वी ए माइनस वी बी, जो पोटेंशियल कनेक्ट करने से पहले था उन दोनों का डिफरेंस। तो मतलब ये है, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए किया है सॉल्व ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम कनेक्ट कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे तो वी बी 0 हो गया, तो इसका आंसर सीधा वी ए लगा देना है, तो वी ए नहीं आएगा इसका ऑप्शन। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज वी ए माइनस वी बी, ये दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। ओके, जब मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जो हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, एंड उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, हमारे पास इस तरह से हमें ना कंडक्टिंग बॉडी दे रखी है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से हॉलो ही है बिल्कुल, अंदर से तो हॉलो है ये, और फिर बाहर से यहाँ पर ऐसे बना रखा है इस तरीके से, इस शेप में है। ओके,
तो मतलब यहाँ पर मैटर है, ये वाला जो दिस इज द मैटर, यहाँ पर मैटर है, ये खाली है अंदर से, ठीक है। तो इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। इनर रेडियस है ए, दोनों स्फीयर है, ये स्फेरिकल है दोनों बाउंड्रीज। इनर रेडियस ए हो गया, आउटर रेडियस बी। यहां से ना थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ी हुई है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी स्पेस यहाँ पर इस तरह से खाली छोड़ी हुई है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज है उसके ऊपर। हमने क्या करना है कि इस चार्ज को ना यहां से लेकर इंफिनिटी तक लेके जाना है। हमने क्या किया, तो ये स्पेस है, ये यहाँ से इसको निकालने के लिए है, इसको निकालकर यहाँ से हम इंफिनिटी पर ले गए। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हमें ऐसा करना है कि इसको यहाँ से निकाल के इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो हमें इस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कि क्या वर्क डन की वैल्यू होएगी जो करने के बाद ये चार्ज यहाँ से इसके सेंटर से इंफिनिटी तक पहुंच जाए। ओके, तो वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है, ये चार्ज एंड ये वाला जो भी हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितने से चेंज आ रहा है। ओके, कभी भी वर्क डन निकालते हैं तो यही चीज तो निकालते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितने से चेंज आ रहा है ना। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो यहाँ पर तो फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। हम हमेशा लिखते आ रहे हैं कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने कई बार लिखा है, इसको कई बार लिखते आ रहे हैं हम कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो इसके केस में भी हम इसी तरह से निकालेंगे ना। जब भी हम जहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो हमारे पास किसी सिस्टम की होती है। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया होगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखा होगा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखा है। तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। सिस्टम का यहाँ पे मतलब है कि चार्ज पार्टिकल एंड ये दोनों बॉडीज। तो अपने पास यहाँ पर इस पे चार्ज क्यू है, तो इसकी इनर शेल पे कितना चार्ज आ जाएगा, हम जानते हैं गॉस लॉ के कारण वो चार्ज आने वाला है माइनस क्यू। माइनस क्यू इसके अंदर वाली साइड आ जाएगा, और फिर बाहर वाली साइड आ जाना है प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी बाहर, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। अगर हम अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हम U दैट विल बी इक्वल टू द, पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा तो उसकी एनर्जी हम कितनी लिख देंगे, ये चार्ज जो माइनस क्यू है यहाँ पर, ये इससे a डिस्टेंस के ऊपर है, तो इन दोनों में जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द k, अंदर वाला चार्ज है जो सेंटर पे पड़ा है दैट इज इक्वल टू q, और ये दिस इज माइनस क्यू इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है a। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होगी जो हमने यहाँ लिख दी है। उसके बाद ये वाला जो चार्ज है एंड ये बाहर जो चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम प्लस क्यू लिखेंगे क्योंकि माइनस क्यू अंदर चला गया था तो बाद में प्लस क्यू आ गया। तो इसमें और इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होएगी, इनके बीच में डिस्टेंस तो b है, तो इनकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होएगी दैट इज इक्वल टू प्लस k q इनटू q, दोनों का चार्ज ही q है, प्लस q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया b। तो इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी आ गई है वो हमारे पास ये आ गई है। फिर हम नेक्स्ट एनर्जी लिखेंगे। देखो ये जो अपने पास चार्ज है यहाँ पर एक शेल है, ये इसके बाहर ये शेल है, तो इसके लिए ये वाली कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज, मतलब ये सारी की सारी सेंटर पे पड़ी हो, तो इसके और इसके बीच में फिर एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसको भी हम लिख देंगे। तो उसकी वैल्यू उसको हम यहीं पर लिख देते हैं, देन अगेन इज प्लस k, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू इनटू माइनस क्यू, और इस पे चार्ज प्लस क्यू है इनटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका b। जब ये पूरा पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा तो इसका डिस्टेंस इस चार्ज से भी होगा। तो ये वाली जो एनर्जी अपने पास आ रही है दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस वन। ओके, तो इतना आ जाएगा। तो इसके अलावा भी हमारे पास एक और एनर्जी स्टोर हो रखी है इसके अंदर इस सिस्टम में, वो एनर्जी है कि जब ये वाला प्लस चार्ज इसके ऊपर आया होगा, जब जैसे ये सारा प्लस चार्ज इसके ऊपर आया होगा उस समय भी कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो उस समय भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, वो हमने पीछे निकाला था पिछले वीडियो लेक्चर में। उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू द, उसको हम यहाँ लिख देते हैं प्लस इट इज इक्वल टू द क्यू इनटू
दिस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जब हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज स्टोर हो रखा होगा तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इट इज आई थिंक क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरह जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर आया होगा माइनस क्यू, तो उस समय भी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो रखी होगी, तो उस समय कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो वो प्लस क्यू होने वाला है क्योंकि क्यू इंटू क्यू लिखना है ना, तो यहाँ माइनस क्यू लिखेंगे, मतलब माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल टू द 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर नॉट आर नहीं आएगा, यहाँ पर बी आना है यहाँ पर, क्योंकि इसका डिस्टेंस बी है और इसका डिस्टेंस ए है, दिस इज डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो एनर्जीज है हमारे पास ये तब इन सिस्टम में स्टोर होगी जब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम इन सब इस जो एनर्जीज है इसको हम भूल जाते हैं लिखना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको नॉर्मली भूल जाते हैं, लेकिन ये एनर्जीज भी इसके अंदर आएंगी क्योंकि दिस इज आल्सो द स्टोर्ड इन द सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इसके अंदर ये भी एनर्जी स्टोर हो रखी है। तो ये टोटल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। जब ये इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहना, तो मतलब उस समय फिर ये सिस्टम की एनर्जी ने जीरो हो जाना है क्योंकि इस चार्ज के बीच में और इसके बीच में कोई चार्ज ही नहीं होएगा, कोई इंटरेक्शन ही नहीं होना, तो तब एनर्जी जीरो हो जानी है। तो फिर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर पहुंच गया था मतलब फाइनल वन माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल वन तो जीरो है एंड जो इनिशियल है वो यही है, तो इसको हमने क्या करना है यहाँ से उठा के यहाँ भर देना है। तो जो भी भर देंगे मतलब जो भी ये आंसर कैलकुलेट होके आएगा उसी का नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके अकॉर्डिंग होता है, वर्क डन। तो इसी का नेगेटिव हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमने इस चार्ज को यहाँ से इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो अपने पास यही था है ना इस टॉपिक के अंदर जो हम पोटेंशियल हम पढ़ रहे थे। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने काफी इसको देख लिया है। तो इन्हीं सब चीजों को तुम इसी के टाइप के और भी क्वेश्चन देख सकते हो है ना, तो इतना ही पूछा जाना है। अब कोई भी क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के साथ रिलेटेड वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं अभी तक है ना इस चैप्टर के अंदर, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, उसके बाद हमने देखा था गॉस लॉ एंड फोर्थ वाली था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारे चारों टॉपिक्स में से कुछ भी अगर कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम अब उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये तुमने क्वेश्चन सब देख लेने हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।